मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट के पार्ट सेकंड में थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंड हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ने ऊर्जा की अवधारणा प्रदान की। उससे रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं के अध्ययन में सहायता मिली और रसायन विज्ञान की एक अन्य शाखा, जिसे कि हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि ऊष्मा रसायन विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में हुए ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। या हम इसको कह सकते हैं कि हमने अब तक ये पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थ में अपने एक ऊर्जा निहित होती है, जिसे कि हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कई प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में पढ़ा था। उसमें से कि प्रत्येक पदार्थ में एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसे कि हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करते हैं, तो या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। और लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाओं एवं भौतिक परिवर्तनों में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। जैसे कि हम किसी पानी में हम अगर शक्कर को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि गिलास जो है ठंडा हो जाता है। और इसी तरीके से हम लेबोरेटरी में किसी क्षार में अम्ल को मिलाया जाता है तो विलयन जो है, हमारा बीकर जो है, गर्म हो जाता है। यानी कि हमें उसके विलयन के गर्म होने का एहसास उस बीकर के माध्यम से होता है। या हम थर्मामीटर डालकर देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है वो ऊर्जा के रूप में निकलती है। अतः रासायनिक परिवर्तनों में भी ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भौतिक रसायन की इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी जैसे हमारा बीकर गर्म हो गया, यानी कि इस तरह की अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि अभिक्रिया होने पर, जैसे शक्कर डालने पर गिलास पानी में शक्कर डालने पर हमारा गिलास जिसमें कि हमने पानी लिया था वो ठंडा हो जाता है। इस तरह की जो अभिक्रिया है इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ऊष्मा रसायन कहते हैं। ऊष्मा के अवशोषण अथवा उत्सर्जन से अभिकारक और उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा अर्थात एंथैल्पी में वृद्धि या कमी होती है। यदि हमने पहले पढ़ा कि अभिक्रियाएं स्थिर दाब पर भी की जाती हैं और स्थिर आयतन पर भी की जाती हैं। तो हमने ऊष्माधारिता के रूप में उसका अध्ययन किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो हम यहाँ कहेंगे, ये देख रहे हैं कि यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर होती है तो एंथैल्पी, तो हम ऊर्जा परिवर्तन को एंथैल्पी के रूप में उपयोग में करते हैं। यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है तो आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्योंकि अधिकतर अभिक्रियाएं या अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाएं खुले पात्रों में की जाती हैं, अतः यह स्थिर वायुमंडलीय दाब पर ही होती हैं। अतः ऊष्मा परिवर्तनों के लिए एंथैल्पी जो है उसका प्रयोग करना ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, उपयुक्त है। तो मान लीजिए कि कोई एक अभिक्रिया, निम्न अभिक्रिया है जो कि स्थिर दाब पर हो रही है। तो ए के m1 मोल, बी के
M2 मोल अभिक्रिया करके C के N1 मोल और D के N2 मोल बनाते हैं। तो एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H बराबर उत्पादों की कुल एंथैल्पी माइनस अभिकारकों की कुल एंथैल्पी बराबर N1SC N2 प्लस N2SD। ये जो कि C और D जो हैं वो उत्पाद हैं, तो इनकी कुल एंथैल्पी माइनस अभिकारकों की कुल एंथैल्पी बराबर होगी M1HA प्लस M2HB। यहाँ पर HA, HB, HC और SD क्रमशः A, B, C और D की एंथैल्पी है। यहाँ पर A और B अभिकारक हैं और C और D जो हैं उत्पाद हैं। अब हम यहाँ पर 3 स्थितियाँ लेते हैं। पहली स्थिति में जबकि उत्पाद की एंथैल्पी का योग अभिकारकों की कुल एंथैल्पी से ज़्यादा होता है, यानी कि डेल्टा H जब धनात्मक होता है अर्थात अभिक्रिया होने पर निकाय की एंथैल्पी में वृद्धि होती है। ये अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर ऊष्मा में परिवर्तन को हम हमेशा प्रोडक्ट की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर N2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2NO बनाती है और इसमें माइनस 43 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो उसमें एंथैल्पी परिवर्तन को हम लिख सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू 43 किलो कैलोरी। अब दूसरी स्थिति है जबकि प्रोडक्ट की कुल एंथैल्पी रिएक्टेंट की कुल एंथैल्पी से कम है। तो इस स्थिति में डेल्टा H जो है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात अभिक्रिया होने पर निकाय की एंथैल्पी में कमी हो जाती है और यानी कि जो ऊर्जा है वो यानी कि प्रोडक्ट जो है उसकी एंथैल्पी रिएक्टेंट से कम है, तो यानी कि निकाय की एंथैल्पी में कमी हो रही है, तो निकाय से ऊष्मा परिपार्श्विक में चली जाती है। यह अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर N2 प्लस 3H2 जो है रिएक्शन करके हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया के 2 अणु बनाती है। तो इसमें जो है 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो मुक्त हो रही है, यानी ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि हम इसी तरीके से जब स्थिति थर्ड है जब रिएक्टेंट की कुल एंथैल्पी प्रोडक्ट की कुल एंथैल्पी के बराबर है, यानी कि डेल्टा H बराबर 0 है, तो अभिक्रिया होने पर न तो ऊष्मा अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित होती है। ऐसी अभिक्रियाएं ताप निरपेक्ष अभिक्रियाएं थर्मोन्यूट्रल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब है ऊष्मा रासायनिक समीकरण थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। थर्मोकेमिकल इक्वेशन जिसमें अभिकारक कोई भी रासायनिक समीकरण जो कि ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन को भी बताती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखेंगे तो उसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को का भी उस समीकरण में समावेश हो, तो उसे हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। और SI यूनिट में इसे हम किलो कैलोरी, जूल या किलो जूल में हम व्यक्त कर सकते हैं, या ऊष्मा परिवर्तन को हम किलो कैलोरी, जूल या किलो जूल में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो HCl जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है, यानी कि इस अभिक्रिया में ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें हमने यहाँ पर डेल्टा H इक्वल टू माइनस 51.42 किलो जूल भी हमने निर्दिष्ट किया है, यानी कि ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन को बता रहा है।
इसी तरीके से मीथेन जो गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और 2 मॉलिक्यूल पानी के बनाती है लिक्विड स्टेट में, और डेल्टा एच बराबर -891 किलो जूल है। तो यहाँ पर भी हमने एंथैल्पी परिवर्तन को हमने शो किया है, इसलिए ये भी एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। CH4 + 2O2 तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी +891 किलो जूल में इस तरीके से भी व्यक्त करें तो ये भी एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पर थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी अभिक्रिया ऊष्मा जो है या अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करती है। तो ऊष्मा रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक या उत्पाद हैं वो ठोस या क्रिस्टल, द्रव या गैसीय अवस्था को रासायनिक प्रतीकों के आगे S या C, अगर लिक्विड स्टेट है तो L, स्मॉल l, और अगर गैसियस स्टेट है तो G लिखकर भी हम रासायनिक प्रतीकों के आगे S, L तथा G लिखकर व्यक्त करते हैं। यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन में उपस्थित होता है तो प्रतीक के आगे एक्वा की वजह से AQ लिखा जाता है। जैसे AgNO3 का जलीय विलयन है तो इसको हम जलीय विलयन को हम AgNO3 PS का प्रतीक है और इसके आगे हमने AQ ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि जलीय विलयन है। और इस प्लस HCl इन द्रव अवस्था में है, इसलिए इसको L के रूप में लिखेंगे। ये रिएक्शन करके AgNO3 और HCl रिएक्शन करके AgCl का सॉलिड मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस HNO3 लिक्विड स्टेट में होगा। और इस इक्वेशन के साथ एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो है डेल्टा H बराबर -85.3 किलो जूल। इसी तरीके से पोटेशियम जो है सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है और हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पर पानी में ये विक्रिया हो रही, पानी भी है, तो इनकी रिएक्शन के फलस्वरूप KOH का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो डेल्टा H बराबर 487.44 किलो जूल है। यानी ये सभी समीकरण जो है प्रत्येक पदार्थ की भौतिक अवस्था को या एक्वस जलीय विलयन है तो एक्वस स्टेट को के साथ साथ ऊष्मा परिवर्तन को भी एंथैल्पी के रूप में बता रहा है। तो ये सब रिएक्शंस जो है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हैं। यदि किसी पदार्थ का कोई विशेष अपूर्ण रूप लिया जाए तो वह भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। जैसे सल्फर का विषम लंबाक्ष रूप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके SO2 बनाता है, गैस बनाता है, SO2 गैस। यहाँ डेल्टा H बराबर -196.3 किलो जूल है। इसी तरीके से सल्फर जो है उसका एक नताक्ष अपर रूप ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके SO2 गैस बनाता है। तो यहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन जो है एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H बराबर -196.9 किलो जूल है। इसी तरीके से कार्बन का ग्रेफाइट अपर रूप रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H बराबर -393.5 किलो जूल है। और इसी तरीके से कार्बन का डायमंड अपर रूप जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन -394.6 किलो जूल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विषम लंबाक्ष गंधक की तुलना में एक नताक्ष गंधक जो है उसमें एंथैल्पी परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। इसी तरीके से डायमंड के से
कार्बन डाइऑक्साइड बनाने पर एंथैल्पी परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जो दोनों ऊर्जाओं में, ग्रेफाइट से डायमंड में या विषम लंबाक्ष से एक नताक्ष गंधक जो है उससे सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में जो जो बनने में जो एंथैल्पी में जो अंतर आ रहा है वो इनके अपर रूप की वजह से आ रहा है, क्योंकि एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में परिवर्तन में भी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया ऊष्मा ताप और दाब पर निर्भर करती है। तो किसी भी शुद्ध पदार्थ की मानक अवस्था जो है वो किसी भी दिए गए ताप व बार पर या वह दाब पर शुद्ध अवस्था है। अगर हम दाब को एक बार के फॉर्म में लें तो वह 10⁵ पास्कल बराबर 75 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर होगा। और अगर एक एटमॉस्फेयर दाब लें तो यहाँ पर मरकरी का जो लेवल है वो 76 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और यहाँ पर एक बार जो है एक एटमॉस्फेयर 1.01325 बार के बराबर होता है। यानी कि एक एटमॉस्फेरिक दाब और 1 बार दाब लगभग समान होते हैं। तो ऊष्मा रासायनिक समीकरण में दाब को सुपरस्क्रिप्ट के द्वारा और ताप को सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में H2 गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके H2O लिक्विड फॉर्म में बनाती है। तो इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा में परिवर्तन है, में जो एंथैल्पी परिवर्तन है, इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक जो है इसको हमने जो दाब है उसको हम ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा है और टेम्परेचर को हमने इसमें सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा है। ये बराबर है डेल्टा H मानक अवस्थाओं में ये एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 323 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो -285.05 किलो जूल के बराबर है। यह एक पूर्ण थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। इसके अलावा इन समीकरणों में अणुओं की संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है। जैसे कि हमने इसी समीकरण में लिया है कि ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल हमने काम में लिया है। तो यानी कि समीकरणों में अणुओं की संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो हम इस तरीके से थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है उसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की में हम ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन को भी ऊष्मा परिवर्तन को भी व्यक्त करते हैं। इसके अलावा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी बताते हैं। अगर आधा या एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है तो उनकी अणुओं की संख्या भी बताते हैं कि यानी कि अणुओं की संख्या को भिन्नात्मक रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। भौतिक अवस्था को भी बताते हैं। अगर अभिक्रिया जलीय विलयन में हो रही है, जलीय विलयन है, तो उसे हम एक्वा द्वारा भी व्यक्त करते हैं। और अगर अभिक्रिया स्थिर दाब और मतलब किस टेम्परेचर पर और किस प्रेशर पर हो रही है उसको भी हम व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें इन निम्न बिंदुओं का ध्यान में रखना होता है। अगर वो इस किसी पदार्थ के एक से ज़्यादा अपर रूप हैं तो हम कौन से अपर रूप को काम में ले रहे हैं, का उपयोग किया जा रहा है, ताकि हम जो ऊष्मा परिवर्तन है, चाहे वो आंतरिक ऊर्जा के रूप में हो चाहे एंथैल्पी के रूप में हो, उसे हम स्पष्ट रूप अभिक्रिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी दिए हुए ताप और दाब पर रासायनिक समीकरण द्वारा निर्दिष्ट क्रिया कारकों के मोलों के
पूर्णतः क्रिया कर चुकने पर प्राप्त होती है। यानी ये परिभाषा बता रही है कि जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, अभिकारकों के मोलों के पूर्णतः अभिक्रिया करने पर या तो ऊष्मा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी दिए हुए निश्चित ताप और दाब पर। इसे हम निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी दिए हुए ताप और दाब पर रासायनिक समीकरण द्वारा निर्दिष्ट अभिकारकों के पूर्णतः अभिकृत हो चुकने पर प्राप्त उत्पादों तथा अभिकारकों की एंथैल्पी में अंतर को अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो उत्पादों की कुल एंथैल्पी और अभिकारकों की कुल एंथैल्पी में अंतर के बराबर होती है। तो यही जो है अभिक्रिया ऊष्मा, जो ऊष्मा परिवर्तन है वही अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन के मॉलिक्यूल या मोल्स हम ले सकते हैं अपनी सॉलिड स्टेट में, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके गैसियस स्टेट में गैसीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय मॉलिक्यूल या 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा ई बराबर -223.47 किलो जूल है। और इसी तरीके से हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में आयोडीन की गैसीय अवस्था में रिएक्शन होगी तो 2HI गैसियस अवस्था में बनेगा और इसमें ऊष्मा जो एंथैल्पी, ये पहली वाली अभिक्रिया में यहाँ पर डेल्टा ई जो है यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया स्थिर आयतन पर हो रही है। जबकि दूसरी वाली अभिक्रिया जिसमें HI बन रहा है ये अभिक्रिया स्थिर दाब पर हो रही है क्योंकि यहाँ एंथैल्पी में परिवर्तन को बता रहा है। तो डेल्टा H बराबर +52.96 किलो जूल। अब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखते हैं या थर्मोकेमिस्ट्री में तो उसमें ऊष्मा परिवर्तन को हम 2 तरह से बता सकते हैं कि 2 परिपाटियाँ हैं जिससे कि हम ऊष्मा परिवर्तन को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तो पहली है रूट पद्धति और दूसरी है नवीन पद्धति। यदि किसी अभिक्रिया में अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को उत्पादों के साथ व्यक्त किया जाता है, यानी कि हम प्रोडक्ट की फॉर्म में हम ऊष्मा को लिखें, तो ये जो है रूट पद्धति में ऐसा होता है। यानी कि हम ये जो रिएक्शन हो रही है कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और साथ में ऊष्मा भी हमें प्राप्त हो रही है, यानी कि रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट हमें ऊष्मा मिल रही है ना। तो मिल रही है यानी कि ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है, यानी रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक होगी। यहाँ पर यदि अभिक्रिया में अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को उत्पादों के साथ व्यक्त न करके अगर पृथक रूप से व्यक्त करते हैं तो ये नवीन पद्धति में होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएक्शन ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों सेम है, लेकिन रूट पद्धति में हमने जो ऊष्मा हमें मिल रही है उसे हमने एज ए प्रोडक्ट हमने शो किया है, जबकि नवीन पद्धति में हमने इसे पृथक से व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर रूट पद्धति में एज ए प्रोडक्ट हमें मिल रही है, तो यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर हम नवीन पद्धति में इसके सामने हमने चिन्ह लगाया है -393.5 किलो जूल। यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है यानी कि हमें रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और अगर ये चिन्ह यहाँ पे माइनस होता तो यानी कि ये इधर लेफ्ट में आने पर वो प्लस हो जाता है, यानी कि उत्पादों को हमने ऊष्मा दी, रिएक्टेंट को हमने ऊष्मा दी,
तब प्रोडक्ट बना। तो अगर हम यहाँ हमने प्लस चिन्ह लगाया है, इसका मतलब है कि हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है। अगर हम यहाँ पे चिन्ह माइनस पर रूट पद्धति में मन लगाते, यानी कि इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाने पर इक्वेशन में वो प्लस हो जाता, यानी कि हम अभिकारकों को ऊष्मा दे रहे हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा ऊर्जा वाला होगा और यानी कि इस अवस्था में रिएक्शन ऊष्मा शोषी हो जाएगी। तो यहाँ पर चूँकि प्लस चिन्ह है, इसका मतलब है कि हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर या हम इसको इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि दोनों पद्धति में अभिक्रिया ऊष्मा का चिन्ह बदल जाता है। जैसे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में, जैसे मैंने बताया, अगर हम रूट पद्धति लेते हैं, यानी कि इस 179.9 को हम लेफ्ट में ले जाएं, यानी कि अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये किसको बता रहा है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को, है ना। तो यहाँ पर वैसे ही चिन्ह से स्पष्ट हो जाता है, नवीन पद्धति में ये प्लस चिन्ह हमने लगाया है, यानी कि ये अभिक्रिया जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जबकि ये इसमें देखें, कार्बन की रिएक्शन पानी के साथ होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस अभिक्रिया में भी जो है माइनस चिन्ह आ रहा है रूट पद्धति में, है ना। यानी कि ये अगर इधर जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में अगर हम ले जाएं तो प्लस हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट ऊष्मा का अवशोषण करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, यानी कि ये भी ऊष्मा। और जबकि नवीन पद्धति में हम जो बताएंगे, ये प्लस है यहाँ पर चिन्ह, यानी कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यहाँ पे हम इसको प्लस से बताएंगे। तो ये जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो नवीन पद्धति और इसी तरीके से अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर अमोनिया बन रही है, प्लस 92 किलो जूल बता रहा है, यानी कि एज अ प्रोडक्ट हमको ऊष्मा प्राप्त हो रही है। जबकि नवीन पद्धति में नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर अमोनिया बनती है। तो यहाँ पर हम डेल्टा एच को अलग से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर पानी बनेगा और यहाँ पर प्लस 286.2 किलो जूल, यानी एज अ प्रोडक्ट हमको ऊष्मा मिल रही है ये। परंतु नवीन पद्धति में हम इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इक्वल टू -286.2 किलो जूल ले रहे हैं, यहाँ माइनस चिन्ह है, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि रूट पद्धति के अनुसार अगर हम लिखते हैं और नवीन पद्धति में, तो दोनों में जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसमें चिन्ह बदल रहा है। लेकिन अगर चिन्ह जो है नवीन पद्धति के अनुसार अगर धनात्मक है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, और अगर चिन्ह ऋणात्मक है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। और आजकल जो वर्तमान में नवीन पद्धति अधिक प्रचलन में है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल विभिन्न तत्व के अणुओं का संतुलन ही प्रदर्शित किया जाता है, ऊष्मा का नहीं। अतः अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को पृथक रूप से दर्शाना ज़्यादा उपयुक्त है। तो फिर हम है मानक अभिक्रिया ऊष्मा, यानी कि हम ये देखें कि यदि कोई अभिक्रिया एक वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन अवस्था को मानक अवस्था माना गया है। यदि अभिक्रिया मानक अवस्था में होती है तो पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन जो है मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है।
यह पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन को हम डेल्टा H 0/298 से व्यक्त करते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है कि मानक अवस्था में ये अभिक्रिया हो रही है तो वहाँ पर अंडरस्टूड है कि हम जो प्रेशर लेंगे वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ही काम में लेंगे। तो इस तरीके से कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन को किस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, इसको हमने आज पढ़ा। तो रासायनिक अभिक्रिया के समय अब कौन कौन से कारक रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित कर रासायनिक हीट ऑफ रिएक्शन को जो है प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।